को ही गिनाने बैठे हैं, ठीक है। ये कॉपी तो आपने जो लिख दिया है ना, तो अब जो आगामी जो परीक्षा होगी उसमें आपको इस कॉपी से क्या फायदा मिल सके, आपकी पुरानी गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सके, उस पे विशेष काम किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कॉपी जो है। सर जिनकी कॉपी वो अभी अवेलेबल नहीं है क्या? है, लेकिन शायद वो माइक नहीं ऑन कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। एक सेकंड, थोड़ा होल्ड फिर उनका कीजिएगा। स्टेट ऑफ माइंड भी सर जान पाते ना कि उस टाइम कैसे वो अप्रोच कर रहे थे, जैसे मैंने अपना बताया था सर कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। कभी इवेलुएट किए थे, अभी अभी हमारे पास हिंदी है तो वो देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे ये क्वेश्चन को, इसमें कहा जा रहा है कि पहला जो क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट आंसर टाइप होता है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर मतलब क्या है कि आपको बहुत कम समय में लिखना है। मैं पहले देखिए इस कॉपी को इवेलुएट करने के बाद एक फ्रेम भी बनाया था ताकि बाकी लोगों को थोड़ा फायदा हो सके। मैं पहले आपको वो डिस्कस कर देता हूँ, चलिए उसको बाद में देखेंगे, वो शायद दूसरे पीडीएफ में है। पहले इसको देख लेते हैं, इनके आंसर को देखिए, ठीक है। इसमें कहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 की के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, देखिए बीपीएससी में जो है 68 के बाद जो चेंज आए, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको पहला प्रश्न जो होता है वो उसमें 5 ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो शॉर्ट टर्म में लिखना होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में लिखने का मतलब क्या है कि आपको 5 मिनट में उसको लिख देना है। और 5 मिनट में एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर होता है उसमें कोई भी आंसर लिखना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। और उस आंसर को उतने कम समय में किस तरीके से डील किया जाए, ये कला है ना, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आती है, जो मुझको लगता है कि मिंटू जी थोड़ा लैक करते थे, शायद इनकी प्रैक्टिस कम थी, ठीक है। तो वो साफ इनके आंसर में झलकता है। इनके अंदर डेप्थ है, नॉलेज है, वो दिखता है, लेकिन उनके आंसर में बहुत ज्यादा भटकाव नजर आता है, वो एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं नजर आता है, ठीक है। तो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपने आगामी जो परीक्षा होंगी उसमें इन चीजों का ध्यान रखें कि आपके आंसर में भटकाव जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई कॉपी चेक करता है, जो कोई विद्वान या कोई प्रोफेसर हैं वो कॉपी चेक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके आंसर में एक बारंबारता होनी चाहिए। आपके आंसर को अगर हम शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका एकदम फ्लो बनता रहना चाहिए, ताकि पढ़ने में मजा आए आए और मैं शुरू से अगर पढ़ना शुरू करूं तो एकदम लास्ट तक धारा प्रवाह में पढ़ता चला जाऊं, है ना। तो देखिए ये क्या लिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, पहली बार चुनाव का जिक्र भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में किया गया, हालांकि यह चुनाव अप्रत्यक्ष थे एवं मतदाता सीमित थे। आप गौर करेंगे कि ये जो अपना आंसर शुरू कर रहे हैं इसमें कहीं भी ये भूमिका नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपको चाहे वो छोटा आंसर हो या बड़ा आंसर हो, आपको एक बेहतर भूमिका लिखनी पड़ेगी, ठीक है। भूमिका क्या होता है ये समझे। भूमिका का अर्थ है कि अभी देखिए इस ग्रुप में काफी लोग नए जुड़े हैं, ठीक है। अगर मैं एक एक करके आप लोगों का इंट्रोडक्शन लूं, तो आप अगर अपने बारे में सब कुछ बताने लगेंगे तो वो काफी समय लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको 1 से 2 मिनट में अपने बारे में बतानी हो तो आप अपनी जिंदगी जो अभी तक आपने जी है उसके बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा देंगे, ताकि आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़े, ठीक है। भूमिका एक्चुअली वही होता है। आप इस आंसर में क्या लिखने वाले हैं वो अपने भूमिका में 2 से 3 सब लाइन में, 4 लाइन में उसको बताएं संक्षिप्त में, ठीक है। आपका जो भूमिका है वो क्वेश्चन के अनुरूप होना चाहिए, उसको पढ़ के पता चलना चाहिए कि आगे जो आपके आंसर हैं उसमें आप किन बातों का जिक्र करना चाहते हैं, ठीक है। भूमिका को एकदम प्रश्न के अनुसार लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है और आप उसमें भूमिका और अपने आंसर को कहीं और ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिए भूमिका बिल्कुल नहीं लिखी गई है, ये सीधे प्रश्न पे आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि भूमिका पर ध्यान दें, ठीक है। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 की अगर भूमिका को लिखना हो और एकदम संक्षिप्त में लिखना हो तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, अंग्रेज जो थे उनको यह एहसास था कि जो है वो युद्ध किसी तरीके से जीते हैं। तो इसी क्रम में वो क्या होता है कि भारतीयों को खुश करने के लिए जो नीति निर्माण है उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाते हैं। और इसी क्रम में 1861 का अधिनियम और फिर 1892 का अधिनियम आता है। इसके अलावा इसमें कांग्रेस के नरम दल का भी जिक्र किया जा सकता था कि उनकी जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए 1892 का अधिनियम लाया गया। तो इन चीजों को अगर संक्षिप्त में लिखा जा सकता तो ये एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता था, ठीक है। इस चीज का यहाँ पे बहुत लैक है, ये नहीं दिखता है। साथ ही साथ इनके आंसर में एक और कमी ये दिखती है कि ये सब कुछ को बिल्कुल बहुत बड़े बड़े शब्द में बिल्कुल पैराग्राफ में लिखते हैं। शॉर्ट नोट में अगर आप इस तरीके का पैराग्राफ लिखते हैं तो
3 घंटे के का जो परीक्षा है उसमें अंत में आपको समय नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, या मतदाता का सीमित संख्या, वायसराय परिषद का विस्तार, ये सब जो की पॉइंट्स है उसको इनको पॉइंट्स में लिखना चाहिए था। इससे क्या होता कि समय भी बचता, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी लगता देख के। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। साथ ही साथ इनको अगर कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए था, ताकि एक जो कॉपी चेक करने वाले लोग हैं उनके पास काफी कॉपी आती है, मान के चलिए 50 कॉपी आई एक दिन में, तो आप अपनी तरफ से कुछ तो सहायता देंगे ना उनको, आप आपके जो की पॉइंट्स हैं उसको कम से कम अंडरलाइन करते हैं। इसका देखिए फायदा क्या है, एक तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, साथ ही साथ क्या होता है कि आप अगर अंडरलाइन कर देते हैं कोई भी चीज तो उस पर ध्यान जाता है कॉपी चेक करने वाले का। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आप अपने प्रश्न में, अपने उत्तर में अगर कुछ गलती भी कर देते हैं कहीं कहीं, तो उनका ध्यान तो उस अंडरलाइन किए गए भाग पे आ गया है, तो आपकी जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं छिप जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इन चीजों की गलती की गई है, यहाँ मैंने इसमें लिख भी दिया है कि भूमिका पर ध्यान देंगे, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रश्नों का पॉइंट्स में उत्तर दें। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना काफी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें ये एक पॉइंट और जोड़ देते हैं कि बनारस के राजा को नामित किया गया पहली बार। देखिए 1892 के अधिनियम का ये विशेषता नहीं है, ये 1861 की विशेषता है ना। हमारे साथ शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी ये गलती किए थे, तो ये आम है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे, फैक्चुअली आप करेक्ट रहें। ठीक है, और निष्कर्ष तो ये लिखे ही नहीं है, तो 1 से 2 लाइन का भी निष्कर्ष जरूर देंगे। ठीक है, निष्कर्ष में यह यहाँ पे लिखा जा सकता था कि अंग्रेजों ने 1892 के हेलो अधिनियम सर। में जी बोलिए। सर बोल रहे हैं कि आज सर कॉपी अपडेट किया गया है कि सर उसी टाइम जो चेक हो रहा था 1 मंथ पहले वो वाला कॉपी है। ये पुरानी कॉपी है मैम, जो 1 महीने पहले आई थी ना। तो सर उसमें तो सर चेक थोड़ी ना किया हुआ, तो वो तो सिर्फ केवल सर कॉपी था जो हम लिखे थे, बिल्कुल, ये वही कॉपी है। ठीक है, इसे हमारे ग्रुप काफी लोग हैं जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि आपका मार्क्स कैसा आने वाला है, वो आपको इंटरव्यू में या बाकी आगे काम आएगा। ठीक है, आपको अगर पता चल जाए कि आपके आंसर या जो है आपका पोटेंशियल कितना है, जैसे 400 मार्क्स आ सकता है, 450 जा सकता है, उस अनुसार आप क्या होगा इंटरव्यू पे ध्यान देंगे, या हमारे जो गाइड हैं, जो टीचर हैं, वो उसी तरीके से आप पे अच्छा। वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए आपको फ्यूचर के मेंस में लिए भी कम तो मार्क्स आ सब रहा है तो आपको इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है। पे ज्यादा, आप अभी लाइव भी अपनी कॉपी इवेलुएट कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी कॉपी इवेलुएट, देखिए अगर हमको आप दे देंगे तो हम लोग अगर बाद में इवेलुएट करेंगे तो उस पर डिटेल में चर्चा होती है आपके आंसर पे। ठीक है, साथ में ग्रुप में हम लोग जुड़ के आपकी कॉपी को इवेलुएट करते हैं, अगर आप लाइव कराना चाहेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अच्छा ये रहता है कि हमारे पास भी थोड़ा समय होता है ना, और अभी जो है एक कॉपी को ही डिस्कस करने में आधे घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि हम लोग काफी डिटेल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी बता देंगे आपको कि ऐसे लिखना चाहिए था, वैसे लिखना चाहिए था, ये गलती है। यहाँ आपको काफी डिटेल में मिलेगी। ठीक है, आप देखिए एक दिन जुड़ के देखिए, फिर आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें संथाल विद्रोह के बारे में इनको लिखना था। यहाँ पे ये छोटा हेलो, भूमिका लिखते नमस्ते हैं। सर। जी बोलिए। जी सर, पहले पता नहीं था सर, पहले तो ओके पहले से भेज देता। ओके ओके। कोई बात नहीं। अभी देखिए थोड़ा आप लोग म्यूट करेंगे, है ना, जब हम खुद ही आपको बीच में टाइम देंगे, आप पूछ सकते हैं बीच में। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, ये संथाल विद्रोह के बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ये छोटा एक लिखे हैं, भूमिका भी दिए हैं, उसके बाद कारण और उनके परिणाम, इन सब को भी ये पॉइंट में लिखे हैं, ये ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए बेहतर प्रयास भी लिखा गया है। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये संथाल विद्रोह के बारे में अगर बता रहे हैं तो यहीं पर अगर ये एक मैप बना देते, ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और काफी अट्रैक्टिव लगता। बिहार का मैप बनाना काफी आसान है, बिहार का मैप बना के आप यहाँ पे छोटा नागपुर का क्षेत्र, भागलपुर, दामनी, कोह वगैरह दिखा देते तो ये काफी बेहतर आंसर हो सकता था। ठीक है, देखिए शॉर्ट आंसर में किस तरीके से मार्किंग होता है। भूमिका जैसे अगर ये लिखे तो इसमें हम अगर 1 नंबर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कारण में अगर ये देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं तो अगर हम यहाँ इनको 2 नंबर दे दें। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, परिणाम को देखें, यहाँ पे भी ये 4 पॉइंट लिखे हैं और सारा पॉइंट सही है, यहाँ पे भी हम इनको 2 नंबर दे सकते हैं। और संथाल विद्रोह का ये जो लिखे हैं अंत जो किए, कंक्लूड किए हैं, इस पे मान के चलिए 1 नंबर देते हैं। तो ये 2, 1, 3
3 और 1 4 और 5 6, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर के आसपास इसमें इसका पोटेंशियल है। लेकिन ये जो मैप छोड़ दिए है ना, तो ये क्या होगा कि 1 नंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि उनको जो प्रोफेसर होंगे उनको जो मॉडल आंसर मिला होगा उस मॉडल आंसर में ये मैप जरूर होगा। ठीक है। और ऊपर से क्या होता है कि ये देखिए, अगर आप इस कॉपी को रॉ फाइल में देखते ना, यहाँ तो भी हमने काफी चेक किया है, रेड कलर से कुछ कुछ लिखा है। अगर आप ये रॉ फाइल देखते हो तो ये काफी एकदम सादा आंसर दिखता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो अगर यही कॉपी अगर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता तो ये नंबर बूस्ट कर देता है, जहां आपको 4 नंबर आने वाले थे वहां 6 भी मिल सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसका आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। आज मुझको एक कॉपी मिली थी, वो इंग्लिश में थी, वो काफी बेहतरीन कॉपी थी। मैं उसको इवेलुएट कर ही रहा था कि टाइम हो गया, तो अगर समय मिलता है तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। वो कॉपी देख के ऐसा लग रहा था कि वो उसमें काफी पोटेंशियल, वो बेहतरीन मार्क्स आने वाली संभावनाएं हैं उसमें। ठीक है, मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताया गया है, तो इसमें भी ये क्या करते हैं कि बिल्कुल सतही तौर पर एक भूमिका लिख रहे हैं। ठीक है, सतही तौर पर मतलब ऐसा लग रहा है कि अ, चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जो कोई भी बीपीएससी या इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करता है उसको इस टॉपिक का डिटेल्ड और गहरा अनुभव होता है। लेकिन जब ये लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल सतही चीज लिख रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये लिख रहे हैं, नील व्यापारी चंपारण में जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराते थे, जिससे उनकी जमीन बंजर होती थी। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कुछ बेहतर आगे कुछ करने करने वाले हैं आंसर में। ठीक है, ये सीधा एकदम सतही तौर पे क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। भूमिका लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और भूमिका में अगर आप साहित्यिक टच देते हैं थोड़ा, तो आपके आंसर को बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, उसका देखिए कारण वगैरह ये सही लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से कारण लिखने के से अच्छा ये हो सकता था कि आप यहाँ ऐसे लिख सकते थे। अगर आप इस तरीके से कारण लिख के अगर इसको ऐसे लाइट कटा हुआ है मेरी तरफ, रजनीश जी अंधेरा आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो कारण इस तरीके से लिख के और फिर इसको इस तरीके से कर दिया जाता और यहाँ 4 कारण लिख देते, तो ये स्पेस भी भर जाता और काफी अट्रैक्टिव भी लगता। अब यहाँ पे ये पॉइंट में लिख दिए हैं तो थोड़ा उबासी जैसा लगता है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। हाँ, केशव भुवनेश्वर सिंह, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, कंटिन्यू करें। सर चलिए, आगे। साउंड नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? साउंड नहीं आ तो रही है? साउंड साउंड तो आ रही है, सबको आ रही है। अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके तो आप बढ़ा लें अपना साउंड, है ना। सर चलिए, मैंने आगे भी देखिए। कॉपी भेजा था। जी जी, आपकी कॉपी मिली है, वो करते हैं उसको भी थोड़ी देर बाद, है ना, इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, शायद आपने अभी थोड़ा लेट से भेजा है। ठीक है, तो देखा जाएगा, वो सब सब क्लियर किया जाएगा। उसका देखिए परिणाम भी इन्होंने ठीक लिखा है चंपारण विद्रोह के लिए कि किसान समिति बनी। अब किसान समिति बनी, वहां पे ये एक चीज ये लिख सकते थे कि एफजी सलाई उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, गांधी जी भी उनके एक सदस्य के रूप में नामित हुए थे। ठीक है, उसके बाद अवैध वसूली वाली बातें सब सही लिखी गई है। अब यहाँ पे भी परिणाम लिखे हैं, तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता था कि परिणाम लिख देते और इसको ऐसे घेर के और 3 4 जो परिणाम है उसको यहाँ लिखा जा सकता था। ये इसी आंसर को अट्रैक्टिव बना देता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मौर्य काल की कला और वास्तुकला। ये क्वेश्चन भी काफी बीपीएससी में हर बार पूछा गया है। हर मतलब एक एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो उसको फिर रिपीट किया जाता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले इनको एक भूमिका लिखनी चाहिए थी। ठीक है, मौर्य कला पे एक बेहतर भूमिका लिखी जा सकती थी और शॉर्ट में लिखा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद ये जो ये ग्राफ बनाए हैं ये बढ़िया है, लेकिन ये भूमिका के बाद बनाना चाहिए था इनको, वो ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद देखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन इसको ये एक निबंध के तौर पे लिख रहे हैं कि कला किसी काल की मानवीय कल्पनाओं को का मूर्त रूप होती हैं। मौर्य कला ने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित हो रही कला को मजबूत बनाया, क्योंकि इससे पहले केवल लकड़ी का इस्तेमाल होता था। अब देखिए, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, आपको स्पेस देखिए कितना दिया गया है, एक पेज यहाँ और एक पेज यहाँ। आप इस तरीके से अगर बात बनाएंगे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन में, तो आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही, आप ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। देखिए, ये एक पन्ने में बात ही बना दी है और फिर इनको जो चीज लिखना चाहिए था मुख्य बिंदु, वो नहीं लिखे। ठीक है, ये देखिए गुण जो लिखना था इस पे ही इनको ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं देते हैं। साथ ही साथ मौर्य कला वाले क्वेश्चन में जो है इनको इस तरीके से पिलर और स्तूप, केव, इन सब चीजों का फोटो बनाना चाहिए था, डायग्राम बनाना चाहिए था। इसको ये अच्छी तरीके से वेल लेबल कर सकते थे। जैसे अगर स्तूप बना रहे हैं तो इनको लिख देना चाहिए था कि ये प्रदक्षिणा पथ है, इसको
ये अंड हो गया, ये मेधी हो गया, है ना, इस तरीके से ये त्वारन हो गया, गेट जिसको कहते हैं, तो इस तरीके से दिखा सकते थे। ये पिलर है तो पिलर के बारे में यहाँ लिख सकते थे कि ये एक मोनोलिथिक शाफ्ट है, यानी एकाश्म पत्थर है। साथ में यहाँ एबेकस है, ऊपर में लायन टेल या पशु की आकृति दी जाती है। विशेषता भी पॉइंट में लिख सकते थे कि ये काफी चमकीला होता था, एकाश्म पत्थर का बनाया जाता था। इसके साथ ये लिखा जा सकता था। सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्या आप तीनों कॉपी का मार्क्स बता सकते हैं? देखिए, एग्जैक्ट मार्क्स गेस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और हम लोग बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे कि आपके मार्क्स की पोटेंशियल क्या है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारे साथ और भी काफी लोग जुड़ेंगे, फिर आपकी कॉपी पे मार्क्स को लेकर डिस्कशन होगा, ठीक है, फिर जाके जो है इस पे मार्क्स बताया जा सकता है। लेकिन सॉरी देखिए, सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। हाँ यस प्लीज। सर 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने में यदि ये 15 मार्क्स GS1 और GS2 में छूट गए हों तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या पास होने की? मैं अभी उन सब क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है, आप थोड़ा वेट करें, ठीक है। सर एक बहुत बड़ी क्वेरी है, प्लीज जी कुछ तो बताइए इसके बारे में सर। दोनों देखिए, पेपर में अगर आपका 15 नंबर, अगर आपका हाँ स्टैट अच्छा है, जी। स्टैट अगर सही लिखे हैं, आप बनाए हैं, तो चांसेस हैं कि आप पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को पूरी तरीके से छोड़ देना बहुत घातक होता है। आप उस पे कुछ भी निरर्थक भी लिख के आते ना, तो हो सकता था कि आपके बाकी आंसर को देखते हुए प्रोफेसर के मन में एक एक अलग प्रकार की भावना बनती, ठीक है, आपकी पोटेंशियल उनको पता लगता, और फिर अगर आप बेतुका भी लिखते तो हो सकता था कि वो आपको 1-2 नंबर 4 नंबर दे देते। लेकिन पूरी तरीके से खाली छोड़ना ये काफी घातक होता है, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके, ठीक है, आप ये देख सकते होंगे कि ये मौर्य कला वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्या गलती की है, तो अगर आप लोग लिखते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब मुझको ऐसा मालूम है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते होंगे, ठीक है। तो मैं जो रिव्यू कर रहा हूँ वो वैसे लोगों के लिए है जो जो खुद में इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, इसे वो अन्यथा ना ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए, केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र के बारे में बात करनी थी। अब ये क्वेश्चन जो है ये छोड़ ही दिए हैं, पूरी तरीके से यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है। ये 3 पॉइंट लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं? कलिंग गुफा, कलिंग पता नहीं क्या है, 2-3 लाइन लिखा गया है, ये बिल्कुल निरर्थक है, इसमें कुछ नहीं है। अब गौर कीजिए कि ये प्राचीन काल में पूर्वी गुफा, ये एक बाउंसर क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपना स्टडी मटेरियल जब तैयार कर रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को काफी लोग नहीं तैयार कर पाते हैं। ये अचानक से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप मान के चलिए कि आप जब अधिकारी बन भी जाते हैं तो आपको दिन प्रतिदिन में ऐसी ही समस्याएं मिलेंगी, अचानक से कुछ नया आ जाएगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है, यही एक कला है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग जो हम लोग करवाते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, जो आंसर प्रोवाइड कराते हैं, आपको इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस के लिए खास तौर पे तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर शेखर जी होंगे तो उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा किया था, और जब मैं उनके कॉपी को रिव्यू कर रहा था तो इसके लिए उनको बताया भी गया था, ठीक है। तो ये जो है मिंटू जी, इन चीज़ों का थोड़ा अभाव है उनके अंदर, ये देखना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो फैक्चुअली जो बातें आपको पता है केव पेंटिंग के बारे में उसको लिखें। मैं आपको समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील सर किया जा इसमें सकता है। टाइम खत्म हो गई थी पूरी तरीके से। कोई कोई बात नहीं है, देखो आप इसे अन्यथा ना ले, ठीक है। मैं अभी आपके साथ जो हो गया उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 70वीं नहीं देंगे या 71वीं नहीं देंगे, ठीक है। तो निकट भविष्य में आप में क्या सुधार हो सकता है उसके बारे में ही बातें हो रही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, वो समझ सकते हैं, है ना, ये सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। आप जो आंसर लिखे हैं वो काफी बढ़िया भी है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं आगे जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। इससे भी बहुत खराब खराब कॉपी हम और रुपेश सर या हमारे जो भी टीचर्स जुड़े हैं वो लोग चेक करते हैं, हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो इस पे बात होती है। आपकी कॉपी सराहनीय है, अच्छी है, ठीक है। आपके अंदर जो है ऐसा लग रहा है कि ये आपका शायद मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, और नॉलेज है आपके अंदर, पोटेंशियल भी है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको जल्दी ही कुछ अच्छा मिल सकता है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो इसको क्या करते आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते थे। केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, पहला तो आपको एंशिएंट पीरियड के केव पेंटिंग के बारे में बात करनी थी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करते, एक भाग केव के बारे में लिखते और एक भाग पेंटिंग के बारे में लिखते। केव के बारे में क्या लिख सकते थे, तो केव आपको जितनी भी पता है उसके बारे में लिख दीजिए। हाथी गुफा के बारे में पता है वो लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद बिहार में बराबर की गुफाएं नागार्जुनी है,
जितनी भी बनी हुई हैं अशोक और उनके पौत्र दशरथ के द्वारा जो बनाई गई थी उसके बारे में लिखते, और साथ में आप पेंटिंग के बारे में जो जानते हो लिख देते कि पेंटिंग क्या है, वो लिख देते कि वो एक मिनिएचर आर्ट है, ठीक है, उसको काफी पॉलिश किया जाता था, मानवीय रूप दिया जाता था, ये सब आप बात बना सकते थे, सही, ठीक है। इसमें आप एक मैप बना देते, यहाँ पे उड़ीसा और बिहार ये सब दिखा देते, ये पूर्वी भारत हो जाता है। मैप बनाते आपका थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता, पेंटिंग और केव के बारे में बताते तो ये आंसर हो जाता। कुछ नहीं से अच्छा था आपको इस क्वेश्चन में 8 नंबर का, ये देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर मिल जाता। टॉपर भी होते तो उनको भी 5 से 6 से ज्यादा नहीं मिलता, आपको बहुत काटता, 3 नंबर तो देता ही है ना, वो आपके रिजल्ट में काफी मायने रखेगा। तो आगे से आप सभी में से जो भी लोग इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं जो अचानक से बाउंसर जैसा दिखता है, उसको इस तरीके से टैकल करें, क्वेश्चन को एकदम छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उसके बारे में जो जानते हैं आप लिखें, ठीक है। आगे फिर बात करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन पे। देखिए ये एक मैंने फ्रेम बनाया था आप लोगों के लिए, तो पहले मैं एक क्वेश्चन कॉपी देख लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको इस पेज को मैं काफी डिटेल में एनालिसिस और डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं। देखिए ये 38 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन करें। सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन होता है इसको छोटे छोटे हिस्सों में पहले डिवाइड करें। डिवाइड कैसे होता है ये देखिए। इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा है चंपारण नील आंदोलन। पहला आपको पॉइंट मिल गया कि आपको अपने आंसर में चंपारण नील आंदोलन के बारे में बात करना है। उसके बाद आपको बात करनी है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इनके प्रभावों को, 2 भाग हो गया। और तीसरा भाग है इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है कि वो सफल रहा कि असफल रहा, इन्हीं आधार पे तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं ना, ठीक है। उसका भविष्य में क्या प्रभाव रहा, यही तो उसका मूल्यांकन है। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 अलग अलग पार्ट मिल गए हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों पार्ट को लेकर अगर एक एक पेज भी लिखेंगे आपका आंसर संतुलित हो जाएगा। सबसे पहले आपको 50 से 60 या 40 से 50 शब्दों में इसका एक भूमिका लिखना चाहिए था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप जो जानते थे लिख सकते थे। कुछ नहीं होता तो आप एक मैप बनाते, फिर चंपारण का क्षेत्र दिखाते, जैसे देखिए यहाँ मैंने इसमें एक रिव्यू में लिख दिया है। फिर चंपारण सत्याग्रह पे एक शॉर्ट आप भूमिका देते, उसके बाद अपनी बातों को लिखते कि चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या थे, ठीक है, गांधी जी किस प्रकार उसमें जुड़े, राजकुमार शुक्ल का जिक्र करते, उस गांव का नाम दे सकते थे, ठीक है। फिर वहां पे उनके साथ जो अन्य सदस्य जुड़े हैं सहायता करने के लिए उनका नाम देते, ठीक है। और ये सब लिखने के बाद चंपारण सत्याग्रह में क्या परिणाम हुआ उसको लिखते। ये सब लिखने के बाद अब क्या होता कि इसका आप अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है उसको डिस्कस करते कि स्वतंत्रता संघर्ष में इसके प्रभाव। तो प्रभाव में लिखते कि प्रभाव यही पड़ा कि ये एक वाटरशेड की तरह काम करता है, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं ना कि मास लीडर की तरह उभरे हैं। किसानों का जो है वो जुड़ा हुआ है चंपारण आंदोलन के बाद, भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें किसान जुड़े हैं, मजदूर वर्ग जुड़े हैं, ये सब इसका प्रभाव है। और ये सब लिखने के बाद आप इसका मूल्यांकन करते कि मूल्यांकन ये करते कि ये इसमें कुछ नकारात्मक पहलू होने के बावजूद भी चंपारण सत्याग्रह जो है एक बहुत बेहतर प्रभाव लेके आया। यहाँ से जो भारतीय हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। इस तरह की क्या बात लिखते हुए आप इसका मूल्यांकन कर देते और फिर अंत में इसका निष्कर्ष कर देते। तो ये आंसर 38 मार्क्स का था, ये 25 नंबर से कम इसमें नहीं मिलता, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन में आता है ना। जो कोई भी थोड़ा सीरियस स्टूडेंट है वो इन क्वेश्चंस को तैयार करके ही जाता है, तो वहां जाके तो सिर्फ उगलना होता है ना, ठीक है। जीएस पेपर 1 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें मतलब हम लोग जब प्रैक्टिस करवाते हैं अपने ग्रुप में, तो वहां पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इतना अभ्यास कराया जाता है कि वहां जाके आप सिर्फ उल्टी करेंगे, है ना। मतलब आपका समय वहां आपको जो है डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट भी नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आप वहां जाके लिखना शुरू करेंगे। जो प्रश्न लिखने में 20 मिनट लगता है वो आप 10 से 15 मिनट में लिख सकते हैं, इतनी तैयारी हो सकती है। और जो समय बचेगा उसको आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर देखिए ये आंसर लिख भी रहे हैं और साथ में फिर देखिए कितना कितना स्पेस भी छोड़ रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं तो इस सब जगहों को आपको काट देना चाहिए था, ठीक है। ये सब भी नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगला है बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करें। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन का, आधुनिक शिक्षा के विकास के बारे में लिखना है और फिर उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसका एक भूमिका लिखा जा सकता था कि बिहार जो है वो प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है वगैरह वगैरह जो सब जानते हैं, हाँ ठीक है। और ये जो है मिंटू जी ये लिखते भी हैं, ठीक है। संतुलित छोटा ही लिखे हैं बट ठीक है चल जाएगा, इतना लिखे हैं वो, ठीक है। उसके बाद जब बॉडी पे आते हैं तो भूमिका
के बाद आधुनिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ वो लिखेंगे। तो विकास के क्रम में आप क्या क्या दे सकते थे, तो 1813, उससे पहले भी आप जा सकते थे कि जब वो कॉर्नवालिस जो आते हैं तो वो जो है मद्रास में, सॉरी वो कलकत्ता में और बनारस में, कलकत्ता में एक मदरसा और बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलते हैं। ये पहला विकास था। दूसरा विकास ये 1813 का जो अधिनियम पास होता है उसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए आवंटित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लिख देते कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आता है। फिर उसके बाद 1835 में मैकॉले मिनट आता है। फिर आगे बात करते हुए आप जाते हैं कि उड्स डिस्पैच आता है। तो इस तरीके से, और इसको अगर शॉर्ट में भी लिखा जाता, छोटे छोटे पॉइंट में भी, तो ये काफी पेज भर देता। ठीक है, अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है आधुनिक शिक्षा का भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो टॉपर्स होते हैं आप उनके आंसर को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे इस क्वेश्चन को वो लोग किस तरीके से टैकल करते हैं। इसमें आपको भर के फैक्ट भर देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब गिनती पे है, सब हाथ पे है। जितने भी विभिन्न शिक्षा संबंधित जितने भी कमीशन आए हैं उसके बारे में लिखते, उसके रिपोर्ट्स के बारे में लिखते। ठीक है, उसके बाद भर देते हैं बिहार में कहाँ कहाँ कॉलेज बना, कब बना, ये सब जिक्र करते। यहाँ पे ये कुछ किए भी हैं, पर इसको थोड़ा और करना चाहिए था। एक चीज और इसमें जोड़ा जा सकता था कि आप यहाँ पे बिहार का एक मैप बनाकर यहाँ दिखा देते कि अगर पटना की बात कर रहे हैं तो पटना यहाँ जिक्र करते हुए लिख देते कि 1917 में यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है। वहीं पे आप दरभंगा के बारे में लिख के डीएमसीएच का जिक्र कर सकते थे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज कब बना, वो दिखा देते। मोतिहारी में बन रहा है वो बता देते, भागलपुर का बता सकते थे, छपरा का बता सकते थे। ये मैप बना के, मैप बनाना काफी अच्छा होता है। ठीक है, वो बहुत हेल्प करता है। ये सब किया जा सकता था। उसके बाद अगर प्रभाव की बात करें तो ये प्रभाव कुछ लिखते भी हैं, लेकिन ये प्रभाव भी जो है ना काफी वेग जैसा लिखता है। वेग स्टेटमेंट जो है वो इस प्रकार के क्वेश्चन में लिखने से बचना चाहिए। इसमें जो है काफी संतुलित तरीके से इसका प्रभाव लिखा जा सकता था कि शिक्षा का तो बहुत प्रभाव पड़ा है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, नवजागरण कह लें या राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का बहुत योगदान रहा है। तो इन सब चीजों को लिखना चाहिए था। साथ ही साथ प्रभाव जो लिख रहे हैं उसमें बिहार में क्या प्रभाव हुआ उसको मुख्य रूप से चिन्हित करना चाहिए था। ये अच्छी बात है। देखिए इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव चीज इनके आंसर में मुझको ये लगा कि ये एक डाटा का यूज करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि केवल 0.7% महिलाओं का साक्षरता दर था। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही इनको लिखना चाहिए था कि ये 0.7% का जो डाटा यूज कर रहे हैं ये डाटा का सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिख देते तो ये मजेदार होता है, 1-2 नंबर इनको इस फैक्ट पे ही मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद ये निष्कर्ष लिखते हैं और निष्कर्ष भी काफी सतही नजर आता है। परंतु शिक्षित वर्ग ने ही स्वशासन, राष्ट्रवाद, साहित्य का विकास इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से आप निष्कर्ष नहीं लिख सकते। निष्कर्ष जो है काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए। निष्कर्ष का मतलब क्या है ये समझिए। आप 400 शब्द का एक आंसर लिखते हैं, आपने भूमिका अच्छी लिखी, आपने बॉडी अच्छी लिखी, आपको नंबर जो है वो पूरा आंसर खत्म होने के बाद मिलेगा, यानी आपके निष्कर्ष को पढ़ने के बाद मिलेगा। आपने सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन मान के चलिए कि हम इस क्वेश्चन को पढ़े और मेरा मन था कि हम इस क्वेश्चन में शुरुआत में भूमिका और बॉडी पढ़ने के बाद मेरा मन हुआ कि हम इसमें 25 नंबर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये निष्कर्ष देखा और ये अंत होते होते तक ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, इसको तो अच्छी तरीके से समाप्त होना चाहिए, अच्छी तरीके से अंत होना चाहिए था। और ये निगेटिव इंप्रेशन हमको लास्ट में अगर मेरे मन पे क्रिएट कर देगा तो जहां हम 25 देना चाह रहे थे वहां हम 20 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर में भूमिका और निष्कर्ष पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, भूमिका आपके आंसर को अट्रैक्टिव बनाता है ना, वो खींचता है प्रोफेसर को, कॉपी चेक करने वाले को अपने आपके आंसर की तरफ खींचता है। और आपका जो निष्कर्ष है वो नंबर देने के लिए प्रोफेसर को प्रेरित करता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये स्पेस छोड़े हैं, इन सब चीजों को काटें, ये काफी मायने रखता है। आप सोचिए कि ये काम स्टूडेंट का था और स्टूडेंट की जगह ये काम प्रोफेसर को करना पड़ रहा है, तो आपके अगले क्वेश्चन के आंसर ठीक है जरूर काट लेगा 1-2 नंबर। देखिए इस तरीके से छोड़ ही दिए हैं। ठीक है, इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको कुछ नहीं तो कुछ जरूर लिखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणा। ठीक है, पहला पॉइंट ये मिल गया हमको। सर्वोच्च न्यायालय की चिंता धारणाओं को तोड़ता है, ट्रिपल तलाक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शेखर जी का जो आंसर था मुझको याद आ रहा है, उसमें उन्होंने काफी बेहतर तरीके से 4-5 केस का उदाहरण दे दिया था। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणा, इसमें आप धारा 377 का भी जिक्र कर सकते थे। ठीक है, ये सब भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सब का जिक्र करें, बिल्कुल छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ फैक्ट डाल ही दे। हर एक फैक्ट आपको 1-2 नंबर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, खाली छोड़ने से अच्छा है कि कुछ लिख दें। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन करें। ठीक है, प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है,
कि किस प्रकार से वो प्रासंगिक है। आज के समय में गांधीवादी विचार प्रासंगिक है, यानी क्या आज के समय में वो फिट हो पा रहा है, क्या वो पॉजिटिव है, अभी के समय में वो पॉजिटिव है, उसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी लोग उसका यूज करें। यही तो प्रासंगिकता होती है। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता आई है वो आने वाले दौर में किस प्रकार से पॉजिटिव चीजें ला सकती है भारतीय समाज पे, यही तो लिखना था। अब ये जो है इसमें सही चीज लिख देते हैं, इनको जो भी मालूम था नागरिक संहिता के बारे में बस वही लिखते हैं, क्वेश्चन के अनुरूप नहीं लिख रहे हैं। देखिए ये क्या लिखते हैं, सीआरपीसी 1973 की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। अब देखिए डायरेक्ट ये कुछ भी लिख दे रहे हैं, तो चलिए ठीक है, नोट्स वाले फॉर्मेट में काम आ भी जाएगा। फिर इस ये नागरिक संहिता में के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रोविजंस को शॉर्ट में लिखते हुए उनको ये बताना चाहिए था कि ये प्रासंगिक किस तरह से है। ठीक है, लेकिन वो जो है प्रासंगिकता के बारे में बिल्कुल नहीं लिखते हैं और ये 3-4 पॉइंट में ही आंसर खत्म कर देते हैं। इसमें कहीं से कहीं भी निष्कर्ष का भी जिक्र नहीं किए हैं। तो ये सब जो है एक निगेटिव अप्रोच है, ये सही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन इसे भी छोड़ दिया गया है। ये सब कितना आसान क्वेश्चन है ये समझिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, विधायी संस्थानों की निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करें। अभी का दौर ही एआई का है। आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ें, हर दूसरे दिन आपको एआई से मिलेगा ना। देते, ठीक है, वो भी आपको 3-4 नंबर दिला जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें, सब बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, ये देखिए ये भी क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन वाला। ये सब शेखर जी जो थे वो काफी अच्छे से टैकल किए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, निर्यात प्रोत्साहन नीति। ठीक है, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन है, G20 के बारे में लिखना था। क्वेश्चन कुछ और है, ये लिख भी ठीक ठाक ही रहे हैं बट बहुत भटकाव है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि घर से G20 पर, हाँ बिल्कुल और भी पेपर करेंगे। देखिए बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगा, ये लास्ट ही है क्योंकि पॉलिटी का एक लंबा क्वेश्चन था 38 नंबर का, इसलिए ये क्वेश्चन देखना जरूरी है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं कि ये जो G20 अभी चर्चा में बना हुआ था। विशाल जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैंने भी कॉपी भेजा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब रिव्यू किया जाएगा। आपने शायद लेट से भेजा था, ठीक है, जो जरूर किया जाएगा, है ना, आप थोड़ा धैर्य रखें। सर मैंने 7 बजे भेजा था। जी सॉरी वो शायद आप सबकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, ये कॉपी कहीं बहुत पहले आई थी, धीरे धीरे हम लोग बिल्कुल सबको देखिए चेक करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का भी चेक करेंगे। इसके बिल्कुल जस्ट बाद इंग्लिश हो सके मीडियम तो का अभी एक कॉपी इंग्लिश मीडियम का दिखा देंगे आपको। काफी अच्छी मैं कॉपी है, अभी पूजा दिखा कुमारी की दूंगा। कॉपी है वो। ठीक है, जी जी बिल्कुल। तो सबकी ओके होगी, तो आप धैर्य रखें। जी, तो ये देखिए G20 वाला जो क्वेश्चन मैं कहना चाहूंगा, ये केशव भुवनेश्वर जी जो है वो अपना प्लीज हैंड राइज कर लें। ठीक है, सॉरी ओके हैंड डाउन कर लें। ठीक है, ओके ओके सर चलिए। तो देखिए G20 वाला ये भी क्या है ना कि रिसेंट टाइम में 2023 में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहा था भारत की तरफ से, और मुझको लगता है कि जो भी सीरियस कैंडिडेट थे वो ये आंसर तैयार करके गए थे। अब मिंटू जी के साथ दिक्कत ये है कि ये एक आंसर जो तैयार करके गए थे G20 के बारे में, उन्होंने प्री प्लान आंसर को ही यहाँ लिखने की कोशिश की है, जबकि क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट के साथ लिखा गया था। तो आपके आंसर को थोड़ा सा घुमा के आपको लिखना भी चाहिए था। ठीक है, उसके बाद ऊपर से ये कुछ गलतियां और करते हैं, जैसे ये लिखते हैं कि G20 की स्थापना 1999 के एशियाई संकट के उपरांत हुआ। चलिए ये लाइन ठीक है। उसके बाद लिखते हैं कि भारत सहित कुछ 20 देश हैं। अब देखिए अब इसमें कितना बड़ा ब्लंडर है, ये 20 नहीं अब 21 हो गया है, जिसमें इनको ये भी करना चाहिए था कि 19 देश और 2 संगठन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं जो विद्वान प्रोफेसर होंगे उनको खटकेगा। ठीक है ना, फैक्चुअली आप अपने आंसर में करेक्ट रहें। उसके बाद देखिए ये बढ़िया आंकड़ा देते हैं ये, ठीक है, और डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि G20 का आंकड़ा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, G20 का आंकड़ा ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा कि G20 की महत्वता, ठीक है, इस बात से ही समझी जा सकती है कि यह संस्था वैश्विक जीडीपी का 85% तथा व्यापार का 70% एवं जनसंख्या का 2/3 या विश्व की 75% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। आप इस तरीके से इसको लिखें, थोड़ा साहित्यिक अंदाज में, ऐसे डायरेक्ट ना लिखें, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बाकी चीजों को आप देख सकते हैं कि ये जो भी भारत की पहलें क्या क्या हुई हैं वो लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है ऊर्जा, संचार, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला, इन सबको किस प्रकार से बहाल करने में सहायता करेगी। तो ये सब प्री प्लान चीजें हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, बढ़िया है, जो इनके नॉलेज उनका नॉलेज जो है G20 को लेकर झलकता है। लेकिन एक चीज का अभाव है कि इनको
क्वेश्चन के अनुसार इस आंसर को लिखना चाहिए था। बाकी निष्कर्ष वगैरह भी बढ़िया लिखें। तो इस तरीके से हम लोग मिंटू जी की कॉपी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये है, भूमिका लिखे हैं, लेकिन ये निबंध के स्टाइल में ये भूमिका लिखे, बहुत बड़ा। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं ये भूमिका लिखना इस जगह से, और इनका भूमिका यहाँ पे आके खत्म होता है। इतना बड़ा भूमिका की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करें आप पॉइंट में। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है इंडिया इस पे है, एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये आंसर इनका मिला जुला के काफी अच्छा था। ये अच्छा नंबर इनको दिला जाएगा, ठीक है। इस पे इन्होंने काफी फैक्चुअली भी चीजें लिखी हैं, बहुत संतुलित आंसर लिखा है। पॉजिटिव्स, नेगेटिव, सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव पहलू सब कुछ लिखा है इन्होंने। तो इसलिए जो है ये बढ़िया आंसर है, वेरी गुड आंसर और संतुलित उत्तर था। और मैंने इसमें ये भी चीज लिखा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से दें, इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करें। तो ये पॉलिटी का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए इनका जो है स्टैटिस्टिक्स का भी है। तो स्टैटिस्टिक्स का मैंने डाटा नहीं चेक किया है, ठीक है। डाटा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जो कर दिया है वो हो ही चुका है। मैं ये इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो अपना आंसर लिखते हैं उसमें क्या होता है कि ये शब्दों का प्रयोग कम कर रहे हैं, ठीक है। स्टैट जो है यहाँ आपका मैथमेटिक्स नहीं देखा जा रहा है, ये ध्यान रखें। कैलकुलेशन जो है ज्यादा भारी नहीं होता है इसमें, बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। इसमें ये देखा जाता है कि आप मैथमेटिकल फैक्चुअल चीजों को भी किस तरह से अपने शब्दों में पिरोते हैं, ठीक है। तो ये कोशिश तो करते हैं लिखने का, लेकिन देखिए क्या गलती करते हैं कि जब अपना फाइनल आंसर लिखते हैं तो इनको अपने फाइनल आंसर से पहले शब्दों में इन चीजों का जिक्र करना चाहिए था, ठीक है। उसी तरह अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी डायरेक्ट ये आंसर लिख देते हैं। इनको पहले उस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको पहले शब्दों में लिखना चाहिए था और फिर जाके ये आंसर देना चाहिए था। बाकी सभी क्वेश्चन में भी यही गलती ये करते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर इनके क्वेश्चन का सॉरी इनके आंसर शीट का रिव्यू है। और एक पेज पे मैंने इनके जो निष्कर्ष है वो लिखा है। पहला ये है इनके क्वेश्चन का निष्कर्ष कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये काफी क्वेश्चन को मिस करते हैं, ये गलत है। फिर भूमिका का ध्यान दें तथा इसका प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखने की कोशिश करें। निष्कर्ष पर भी विशेष ध्यान दें। अभी मैंने ये सब बात कर लिया है कि निष्कर्ष और भूमिका किस प्रकार से जरूरी है। उसके बाद प्रश्न के अनुरूप तथा सभी भागों को संतुलित उत्तर लिखने का कोशिश करें। क्वेश्चन जो है उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करें और हर भाग को थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करें। शुरुआत में मैंने बताया था कि प्रोफेसर्स को एक मॉडल आंसर मिलता है। मॉडल आंसर जो है वो इसी तरीके से तैयार किया जाता है, क्वेश्चन को ब्रेक करके और उसके मल्टी डायमेंशन को उसमें लिखा जाता है। तो अगर आपका आंसर भी इसी तरीके से मल्टी डायमेंशन को टच करेगा तो आपके नंबर में इजाफा दिलाएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर जो है या लॉन्ग आंसर है, इसका आपको 1 मिनट से कम समय लगेगा। आप इसका ब्लूप्रिंट तैयार करें। ब्लूप्रिंट क्या होता है, आप अपने आंसर को किस तरीके से डील करने वाले हैं उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा दे दें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलता है G20 वाला ही मान के चलिए, आपको लिखना है इस क्वेश्चन को, तो आप ऐसा लिखेंगे। पहले आप 1 मिनट में देखिए क्या करेंगे, पहले भूमिका लिख देंगे, फिर बॉडी लिख देंगे और फिर इसमें कंक्लूजन लिख देंगे, ठीक है। भूमिका लिखते हुए आप इसमें क्या बात करना चाहते हैं वो लिखेंगे कि भूमिका में आपका क्या करेंगे, पहले कुछ फैक्ट्स डालेंगे, ठीक है। फैक्ट में क्या क्या आ जाएगा, जीडीपी, ठीक है, पॉपुलेशन और ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन में कार्बन उत्सर्जन है उसका भी जिक्र कर दें, ठीक है। ये फैक्ट हो गया। साथ ही साथ ये डाटा दे दें कि कितने देश हैं इसमें और कितने संगठन हैं, ठीक है। और हाल में इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ, ये आपका भूमिका हो जाएगा। ये हो गया। बॉडी पे आए, बॉडी में फिर जो हालिया डेवलपमेंट हुए हैं, G20 का जो समिट हुआ है उसके बारे में दें, रिसेंट में क्या क्या बातें हुई हैं वो दें। उसके बाद अगर आप एक पैराग्राफ बढ़िया लिख देते हैं तो उसके बाद आप कुछ बात भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप आंसर तैयार करके गए हैं तब बात बनाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं गए हैं तो कुछ बात बना सकते हैं। जैसे कि हालिया जो G20 का सम्मेलन हुआ है उसमें ऊर्जा को लेकर बात हुई है। ये भारत की ऊर्जा जो ऊर्जा जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में सहायता देगी, डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता देगी, ब्लू इकोनॉमी को सहायता देगी, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल करेगी, इंडियन ओशन रीजन में शांति बहाल करेगी, भारत में इक्वलिटी लाने का प्रयास। मतलब इस तरीके से आप जो है ना एक सर्वांगीण आंसर कर सकते हैं। एक वेग स्टेटमेंट भी बीच के बॉडी में यूज किया जा सकता है। फिर कंक्लूजन जो है उसको लिख सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को ब्रेक करें और उस क्वेश्चन के आंसर में आप किन किन बातों को डील करना चाहते हैं उसको पॉइंट में लिख लें, ताकि जब आप आंसर लिखेंगे तो उन्हीं पॉइंट के आसपास आपका आंसर हो, ठीक है। ये सब है। उसके बाद मैंने ये लिख दिया है कि बेहतर प्रयास है और कुछ प्रश्नों का उत्तर सराहनीय भी है। ये हो गया मिंटू जी के क्वेश्चन का आंसर।
अब मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाहता हूँ। आपने इस कॉपी को देखा होगा तो देख के समझ में आ रहा है कि इनका प्रयास तो बढ़िया है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और आप लोग में जैसे अभी एक और कोई थे जुड़े हुए जो कह रहे थे इनका 2 क्वेश्चन छूट गया। ठीक है। ऐसी समस्याएं बहुत लोगों के साथ होती है, क्वेश्चन आंसर छूटता है। ठीक है। मैं आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देता हूँ। ठीक है। ये किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपको आपके आंसर को संतुलित भी बनाएगा, क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और सब कुछ बढ़िया रहेगा। ठीक है। तो एक बार उस पर बात करते हैं। सॉरी, एक कहाँ चला गया है, 1 मिनट। देखिए सर, दिख रहा है क्या ये? जी दिख रहा है सर। जी, मैंने इसको थोड़ा ब्रेक डाउन किया है। ठीक है। ब्रेक डाउन मतलब क्या कि आप गौर करिए कि ये अगर जीएस पेपर 1 की बात कर लें। ठीक है। तो जीएस पेपर 1 में अगर बात करें तो प्रश्नों का जो पैटर्न रहता है वो 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है। सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप का होता है, जो 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें। उसके बाद लॉन्ग टाइप का एक रहता है, फिर दूसरा भी लॉन्ग टाइप का रहता है। जीएस 2 में भी ऐसा ही रहता है, और सॉरी, सेक्शन 2 में भी ऐसा रहता है, और स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा ही रहता है। राकेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? जी नहीं। हाँ, ओके, ठीक है। यस सर। तो हाँ जी, बोलिए राकेश। सर मैंने भी कॉपी सेंड किया था सर। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इसका आइडिया होगा। कुछ लोग, अगर आप इसमें से कुछ पॉजिटिव्स ले जा सकते हैं तो उसको प्लीज ले। गुड्डू कुमार, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? सर सेम क्वेश्चन है, मैंने भी कॉपी सेंड किया है। चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये गौर कीजिए कि ये क्वेश्चन में जो इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको समय दिया जाता है 3 घंटे का। आप देखिए समय को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे ये समझिए। पहला क्वेश्चन जो है, जो शॉर्ट टाइप का होता है जिसमें 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, आप अगर उस क्वेश्चन पे 25 मिनट का समय देते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन पे 5 मिनट का समय देते हैं, तो ये 25 मिनट में ये सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपको 5 मिनट लग ही जाएगा। ये 5 मिनट में भी आप क्या करें, 5 मिनट में 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन का ब्लू प्रिंट और फैक्ट तैयार कर लें, और बाकी के 4 मिनट में लिखें। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है। शॉर्ट नोट्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है, आपको एक क्वेश्चन को 5 मिनट में लिखना चाहिए। ठीक है। उसको लिखने में क्या क्या चीज का ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले ये है कि आप उसको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। आप बिल्कुल भी उसको पैराग्राफ या शब्द में ना लिखें। सिर्फ भूमिका जो होगा और कंक्लूजन होगा उसे ही आप थोड़ा शब्द में लिखें, और उसे भी देखिए 20 शब्द से ज्यादा में ना लिखें। ठीक है। भूमिका और निष्कर्ष भी है, 20 शब्द से ज्यादा में ना लिखें। 80 शब्द में आप उसका बॉडी दें। बॉडी में क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बॉडी में जो है आप डाटा दें। ठीक है। डाटा दें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको डाटा पता हो उसको लिखें। चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, और जहां तक हो सके मैप बनाने की संभावना तो उसमें आप मैप भी बनाए। 5 मिनट में इसको आपको तैयार करना है। और अगर आप इस फॉर्मेट में 100 शब्दों में अगर इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो बिल्कुल ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, उससे कम समय में ही होगा। ठीक है। बिंदु जी थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है, मैं पूछता हूँ आपसे, है ना? ओके। उसके बाद बड़े क्वेश्चन को अगर देखते हैं, जो 38 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको डील कैसे किया जा सकता है ये समझिए। अगर आप एक क्वेश्चन को 20 मिनट में अगर लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लॉन्ग आंसर 38 नंबर के क्वेश्चन को, तो आपका समय बिल्कुल 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, सारा पोर्शन कवर होगा। ठीक है। 20 मिनट में ये क्वेश्चन कैसे लिखा जा सकता है मैं भी ये बताता हूँ आपको। देखिए, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो है उसको आपको 20 मिनट में लिखना चाहिए। और उसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 1 मिनट में ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे। ब्लू प्रिंट मतलब क्या, क्वेश्चन कितने भागों में उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उस क्वेश्चन पे जो भी आपका ब्लूप्रिंट, जो जो चीज आपको याद आ रही है उसको फटाफट आप बिंदुवार तरीके से उसमें लिख लें। ठीक है। उसके बाद जो है आप 18 मिनट जो बचता है आप उसमें आंसर लिखना शुरू करें। आंसर लिखने के क्रम में क्या क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका आंसर जो है 300 शब्दों से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं 300 शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप 300 शब्द तक लिखना जाएंगे तो वो आप सभी को पता होगा कि ये जाते जाते जो है 350, 375, 400 चला ही जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने आंसर को 300 से ही कंक्लूड करना शुरू करें। आप घर में या हमारे साथ जब मॉक देंगे तो आप अपने आंसर को 300 शब्दों में लिखने का कोशिश करें। ठीक है। वो खुद ही जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 350, 400 तक चला जाता है। ठीक है। उसमें भी 300 शब्दों में भी क्या ध्यान रखना है, म्यूट कर लेंगे प्लीज, है ना? 300 शब्दों में भी इस चीज का ध्यान रखें कि आपको 50 शब्दों में भूमिका लिखनी है और 50 शब्दों में निष्कर्ष लिखना है। 50 शब्द मतलब क्या होता है ये समझिए। एक लाइन में अगर आप 10 वर्ड भी लिखते हैं, यानी आपको 5 लाइन में एक भूमिका लिख देनी है, और 5 लाइन में आपको उसका निष्कर्ष लिख देना है। उसके बाद 200 शब्दों में अगर जो बॉडी की बात है, तो बॉडी में आप क्या क्या देंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप मल्टी डायमेंशन अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ज्यादा चीजें लिखनी है, तो आपको सबसे पहले सबसे ज्यादा डायमेंशन खोलना होगा अपने आंसर में, ठीक है। जो चीज पूछा जा रहा है उसके बारे में आप जितना भी नजरिया प्रस्तुत कर सकते हैं वो दें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, इथिकल, जो भी जानते हैं उस क्वेश्चन के संबंध में उस डायमेंशन को पहले खोलें। और उस डायमेंशन खोलने के क्रम में आप अगर हर एक डायमेंशन पर एक पैराग्राफ भी लिखते हैं, 30 से 40 शब्द भी लिखते हैं, तो 2 पेज इसमें भर जाएगा। इसके अलावा आप मैप का यूज करेंगे, मैप आपको आधा पेज यूज कर लेगा। आप सब जानते हैं कि पेज जो है कैसा छोटा छोटा रहता है, ठीक है। तो अगर आप एक मैप बनाएंगे तो 1/4 या आधा पेज ले ही लेता है। इसके अलावा आप उसमें जहां जरूरत हो डेटा का इस्तेमाल करें, ठीक है। डेटा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, तो जो कुछ भी आपको पता हो वो दें। याद रखें इस बात का कि डेटा जब आप लिखें ना तो वो डेटा आप गलत ना लिखें, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपको नहीं पता है तो डेटा ना लिखें, लेकिन अगर डाटा देते हैं तो आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट दें, क्योंकि जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको सारा डेटा पता होता है, आप उनको नहीं घुमा सकते हैं। डेटा सही दें, और हो सके तो डेटा का सोर्स आप क्या यूज करते हैं वो भी लिखें, ठीक है। जैसे आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार ऐसा लिख दें, है ना, या IMF के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, या RBI के रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी के बारे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार, है ना। सब जगह जब आप फैक्ट देते हैं तो आपको फैक्ट का सोर्स लिखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मिंटू जी की जो है एक कॉपी मैंने इवेलुएट की है, अगला कॉपी GS2 का भी है, वो भी कुल मिलाकर इसी तरीके का है। मैं उस पर अलग से नहीं समय देना चाहता था, ठीक है, और इसलिए वो सारा रिव्यू जो है इसी पार्ट में कर लिया गया है, ठीक है। तो मुझको लगता है कि आप लोग सुन चुके होंगे ये पूरा आंसर, और आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा है। अगर आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है इसके बारे में, आपको मेरी कमियां या मेरे बारे में अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा। सर ये बताइए सर, क्वेश्चन छोड़ने के बाद सर क्या प्रभाव पड़ता है कॉपी पर? देखिए क्वेश्चन छोड़ने पे क्या होता है ये समझिए कि वो एक तो पूरा ब्लैंक हो गया वो एरिया, ठीक है, वहां पे आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है। ऊपर से जो वो हमारे प्रोफेसर होंगे उनके मन में एक ये भी इंप्रेशन जाता है कि ये भाग गया, है ना। आप समझिए क्या कि क्वेश्चन छोड़ना मतलब क्या, एक ऐसी समस्या आपके सामने आई, ठीक है, जो अचानक आई है, आपको उसको कुछ तो टैकल करने आना चाहिए ना। आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता ऐसा नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी उसके बारे में, ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। जैसे आप गौर कीजिए कि इसमें एक प्रश्न था जिसमें वो क्या कहते हैं वेतन संबंधित। सर मिंटू जी मैंने आपको बताया था कि मार्क्स नहीं बता सकते हम लोग, आप मार्क्स के पीछे ना जाएं। अगर आप मार्क्स मुझसे पूछना भी चाहेंगे तो ये 100 मार्क्स के आसपास का पोटेंशियल रखता है, ठीक है, 100 से लेकर 130 तक, इससे ज्यादा नहीं पोटेंशियल। आपने बहुत सारे क्वेश्चन जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ा है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल इतना हाई रखता है। स्टैटिक छोड़ कर या स्टैटिक के साथ? जी मैं स्टैटिक्स जोड़ के कह रहा हूँ। अगर स्टैटिक्स में आपको जिस तरह का आपने स्टैटिक्स बनाया है, अगर आपके सारे फैक्ट सही भी होंगे तो आपको 60 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। और 60 नंबर को अगर इसमें ऐड कर दें तो आपको आपका जो ये GS वाला पोर्शन है इसमें आपको 60 नंबर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये 120 मेरा से कॉपी 130 सर एक बार सर रिव्यू कर दीजिएगा। मैंने 67 का भी दिया था, तो उसमें मेरा स्टैटिक का जो पोर्शन था वो लगभग गलत हो गया था, तो उसमें मुझे सिर्फ 30 मार्क्स मिले थे 72 में। पर इस बार मैंने उस पर वर्क करके किया है, तो मेरे हिसाब से 65 मार्क्स आ देखिए रहे हैं। जब आपकी कॉपी हम लोग इवेलुएट करेंगे तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। जी सर, मतलब वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि क्या किया जाए, थोड़ा सा कोई नहीं, इंटरव्यू आप पे भी थोड़ा ध्यान दिया समय जाए कि बिल्कुल 30 आप सितंबर जो के है लिए जो अगला प्रीलिम्स है उस पे फोकस किया जाए। बिंदु जी, आप रुपेश सर से बात करें, हम लोग कल दिन में एक मीटिंग रखते हैं, आपकी कॉपी उसी समय इवैल्यूएट करके बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग सर, जो भी एक क्वेश्चन रिक्वेस्ट है करेंगे सर। उसको थोड़ा हाँ, प्रिसाइज वे में पूछें। जी बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर आपको अभी पूरा इवेल्युएट कर दिए सर, आप मार्क्स सर प्राइवेटली बता दीजिएगा, तो सर एक कंफर्मेशन रहेगा कि अब क्या करना है आगे। जी जी बिल्कुल बता दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है या 70 के लिए लगना है सर? सर एक सवाल मेरा भी था सर। हाँ प्रभाकर जी बोलिए। सर लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 38 नंबर में, तो उसमें मतलब वहाँ पे बॉक्स बना रहता है, 2 में से कोई एक क्वेश्चन लिखना, मतलब निशान लगाना रहता है बॉक्स में। तो अगर कोई बॉक्स में निशान नहीं लगाता है तो कुछ भी नंबर नहीं कोई बात मिलेगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स में निशान लगाने से कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, घबराइए मत। ओके सर, थैंक यू सर। आगे एक चीज है कि बच्चों, बस मैं 1-2 सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आदित्य सर, कार्तिकेय सर और विभा मैम तीनों आपके साथ हैं अभी, ठीक है।
तो ये जो सर ने कॉपी रिव्यू किया, आपको कैसा लगा वो बता दें, उसके बाद फिर हम लोग कार्तिकेयन सर से बात करेंगे। सर अच्छा लगा। अच्छा लगा सर, अच्छा था बहुत। जी अच्छा सर बताएं, जो भी बताएं अच्छा बताएं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, कैसे क्या मतलब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।